नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी के इस सफर में सभी का स्वागत है। आज हम भारत के सबसे सफल और प्रतिष्ठित वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों में से एक प्रोजेक्ट टाइगर का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, ये विषय न सिर्फ हमारे पर्यावरण और जैव विविधता के लिहाज से जरूरी है, बल्कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही परीक्षाओं में यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कह सकते हैं एक चौंकाने वाले तथ्य से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ था ही नहीं, वो शेर हुआ करता था। जी हां, बिल्कुल सही सुना। बाघ को यह दर्जा 1972 में दिया गया। और जानते हैं, इसी ऐतिहासिक फैसले के ठीक बाद भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर की नींव रखी गई। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण की दिशा में कोई अकेला प्रयास नहीं है। असल में ये भारत में चल रहे कई महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण कोशिशों की एक बहुत ही अहम कड़ी है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, भारत में प्रोजेक्ट लायन भी है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी, गैंडा संरक्षण और यहाँ तक कि गिद्धों और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए भी खास परियोजनाएं चल रही हैं। ये सब वन्यजीवों के प्रति भारत की एक बड़ी प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन हाँ, आज हमारा पूरा फोकस बाघ संरक्षण की रणनीति पर ही रहेगा। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और खास तौर पर बिग कैट परिवार पर ध्यान देते हैं। ये प्रीलिम्स परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पसंदीदा टॉपिक है, इसलिए प्रजातियों के बारे में एकदम साफ-साफ जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो सबसे जरूरी तथ्य, भारत में 6 अलग-अलग बिग कैट प्रजातियां पाई जाती हैं। इस लिस्ट को तो एकदम याद कर लीजिए। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और हाँ, हाल ही में जिसे फिर से बसाया गया है वो चीता। ये एक सीधा प्रीलिम्स फैक्ट है। और जो बात इसे परीक्षा के लिए और भी जरूरी बना देती है, वो ये जानना है कि कौन सी बिग कैट्स भारत में नहीं पाई जाती। हमेशा याद रखिए, प्यूमा और जगुआर भारतीय वन्यजीव का हिस्सा नहीं है। यूपीएससी अक्सर विकल्पों में इन्हें डालकर एक क्लासिक ट्रैप बनाता है जिसमें फंसना नहीं है। अच्छा, चलिए इसी जानकारी को एक सैंपल प्रश्न पर लगाकर देखते हैं। कथन एक गलत है, क्योंकि सारी बिग कैट्स जैसे कि हिम तेंदुआ घास के मैदानों में नहीं रहते, वो तो पहाड़ों पर रहते हैं। कथन 3 भी गलत है, क्योंकि चीता पैंथेरा जीनस से नहीं बल्कि एसिनोनिक्स जीनस से है। तो सिर्फ कथन 2 ही सही है कि भारत में 6 बिग कैट प्रजातियां हैं। इसलिए सही जवाब है C2 ओनली। अब हम इस विश्लेषण के सबसे मूल सवाल पर आते हैं। आखिर बाघ संरक्षण को इतनी राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकता क्यों दी जाती है? ऐसा क्या खास है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक प्रजाति को बचाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर संसाधन क्यों लगाए जा रहे हैं। इसका जवाब एक नहीं बल्कि कई सारे हैं और काफी गहरे हैं। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं जो मेंस के उत्तर का एक बेहतरीन आधार बन सकते हैं। पहला, पारिस्थितिक महत्व। देखिए, बाघ एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, मतलब अगर बाघ को बचा लिया तो पूरा जंगल और उसमें रहने वाले सभी जीव अपने आप बच जाते हैं। दूसरा, वैश्विक जिम्मेदारी। दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी भारत में है। तीसरा, इसका सांस्कृतिक महत्व। और चौथा, इको टूरिज्म को इससे बहुत बढ़ावा मिलता है। अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पर देखें तो 2010 की सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। और ये जानना हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत उन गिने चुने देशों में से था जिसने इस लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया। ये हमारी ग्लोबल लीडरशिप को भी दिखाता है। चलिए अब प्रोजेक्ट टाइगर के इतिहास और इसकी विकास यात्रा का स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करते हैं, एकदम इसकी शुरुआत से। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1973 को एक केंद्र प्रायोजित योजना यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर। इसकी नींव रखी गई थी 1970 में बनी डॉक्टर करण सिंह की अध्यक्षता वाली पहली टाइगर टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर। और इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहां से हुआ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जब यह सफर शुरू हुआ था तब भारत में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व्स थे और आज अप्रैल 2024 तक ये संख्या बढ़कर 55 टाइगर रिजर्व हो चुकी है। सोचिए, 9 से 55। ये आंकड़ा ही इस प्रोजेक्ट के जबरदस्त विस्तार और सफलता की कहानी कहता है। देखिए, समय के साथ संरक्षण की चुनौतियां भी बदलीं और रणनीतियां भी। और यही बदलाव हमें प्रोजेक्ट टाइगर के दूसरे और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल फेज में ले गया।
इस दूसरे चरण की शुरुआत हुई 2005 के सरिस्का टाइगर रिजर्व संकट के बाद, जहां से सारे बाघ गायब हो गए थे। तब दूसरी टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों पर 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बदलाव करके एनटीसीए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को एक वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया और साथ ही WCC भी यानी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की भी स्थापना की गई। और इन दशकों की लगातार और संस्थागत कोशिशों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि 2022 की बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है। ये भारत के संरक्षण प्रयासों की एक शानदार सफलता की कहानी है। चलिए अब फटाफट परीक्षा के नजरिए से सबसे जरूरी तथ्यों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये तुलना मेंस के उत्तर के लिए बहुत काम की है। फेज 1 का फोकस मुख्य रूप से बाघ के घर यानी उसके हैबिटेट को बचाने पर था, जबकि फेज 2 में एक कानूनी और वैज्ञानिक अप्रोच अपनाया गया जिसमें एनटीसीए जैसी शक्तिशाली संस्थाएं बनी और गिनती के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाया गया। और ये है प्रीलिम्स के लिए कुछ जरूरी फैक्ट्स जो बिल्कुल याद रखने हैं। 1972 बाघ राष्ट्रीय पशु बना। ठीक अगले साल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। फिर 2006 में एनटीसीए को कानूनी दर्जा मिला। 2010 की सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बहुत जरूरी है। वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व हैं और 2022 में बाघों की संख्या कितनी थी? 3167। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर यूपीएससी में कुछ इस तरह के सवाल आ सकते हैं। प्रीलिम्स में एनटीसीए की शक्तियों पर आधारित सवाल हो सकता है। मेंस के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की विकास यात्रा का विश्लेषण करने वाला प्रश्न आ सकता है, या फिर बाघ संरक्षण के व्यापक पारिस्थितिक महत्व पर एक निबंध जैसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और अंत में बस ये याद रखना है कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता एक विशाल और दृढ़ संकल्प वाली कार्रवाई का नतीजा है, वैसे ही यूपीएससी में सफलता भी एक विशाल और दृढ़ संकल्पित कार्रवाई की ही मांग करती है। अपनी तैयारी पर फोकस बनाए रखिए और मजबूती से आगे बढ़ते रहिए।